बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर फैक्टर कैपेसिटर या पावर फैक्टर करेक्शन कैपेसिटर, और सिंपली इसको पीएफसी कैपेसिटर भी कह सकते हैं। आज हम आपको इसके बारे में मालूमात देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस पावर फैक्टर कैपेसिटर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हम किस किस चीज़ के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के जो हमारे पावर फैक्टर करेक्शन कैपेसिटर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, उसके अंदर सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे इन कैपेसिटर्स के बारे में, यानी कि पावर फैक्टर करेक्शन कैपेसिटर्स के बारे में इंट्रोडक्शन कराएंगे, इसके बारे में जनरल मालूमात देंगे। उसके बाद इस कैपेसिटर के अंदर छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं जो कि डेल्टा फॉर्मेट में लगे होते हैं, उनके डेल्टा कनेक्शंस होते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर चूंकि पावर फैक्टर कैपेसिटर्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ KVAR के अंदर होती हैं, KVAR के अंदर होती हैं, तो उनको हम जो है वो UF में कैलकुलेट करके आपको बताएंगे कि KVAR को UF में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ताकि आप उनको चेक कर सकें। उसके बाद फिर हम आपको PFC कैपेसिटर्स जो हैं उनको आप डिजिटल मल्टीमीटर को कैपेसिटेंस मोड पे रख के और उसके UF यानी कि माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस चेक करके हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उसको चेक करना है, और इसके अंदर एक ख़ास थोड़ी सी एक ट्रिक है, वो भी आपको बताएंगे। फिर चूंकि ये कैपेसिटर जो है हाई पावर कैपेसिटर्स होते हैं, तो इनके अंदर जो है वो डिस्चार्जिंग रेजिस्टेंस लगी होती हैं, डिस्चार्जिंग मॉड्यूल लगा होता है, तो उसके बारे में भी आपको तफसील से बताएंगे। तो व्यूअर्स, इस कैपेसिटर के इंट्रोडक्शन के लिहाज से हम आपको बताते हैं कि ये पावर फैक्टर कैपेसिटर जो है ये एपकॉस कंपनी का बना हुआ है। ये इसका पार्ट नंबर है MKP400D25, और जो B323444D42528000 ये इसका ऑर्डरिंग नंबर है। अगर आपने इसको मंगवाना हो ऑनलाइन, इसकी रिक्वायरमेंट हो आपको, तो आपको ये वाला नंबर भेजना पड़ेगा, जिससे ये आएगा। थोड़े से इसके पैरामीटर्स, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में आपको डिस्कशन कराते हैं कि इसके अंदर छोटे छोटे 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं 166 UF के, जो कि डेल्टा फॉर्मेट में लगे हुए हैं, और इन कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस की जो टॉलरेंस है वो -5 या +10% है। ठीक है। उसके बाद जो इसके ऑपरेटिंग वोल्टेजेस हैं वो ये दिए इन्होंने कि ये कैपेसिटर जो है ये इन ऑपरेटिंग वोल्टेजेस के ऊपर अगर इसको आप लगाते हैं तो ये इन तमाम वोल्टेजेस के ऊपर काम करेगा, और उनके फिर पैरामीटर्स क्या होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप इस कैपेसिटर को 400 वोल्ट AC पे अगर यूज़ करते हैं और आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज़ है, तो ये कैपेसिटर 25 kVAR का फंक्शन करेगा। उसके बाद अगर आप तो 60 हर्ट्ज़ पे यूज़ करते हैं तो 30 kVAR का। चूँकि हमारे रीजन के अंदर 60 हर्ट्ज़ सप्लाई अवेलेबल नहीं है आम तौर के ऊपर, तो इसलिए हम इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि 50 हर्ट्ज़ वाले पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इसको 380 वोल्ट के ऊपर अगर इस्तेमाल करते हैं, तो यही कैपेसिटर जो कि 400 वोल्ट पे 25 kVAR का काम कर रहा था, तो ये 380 वोल्ट के ऊपर 22.56 kVAR पे काम करेगा। और अगर आप इसको 240 वोल्ट AC पे अगर यूज़ करते हैं, तो यही 25 kVAR का जो कैपेसिटर है वो 8.99 kVAR पे काम करेगा। तो ये इसकी टेम्परेचर रेंजेस हैं। तो ये एक छोटा सा मामूली सा इंट्रोडक्शन था। थोड़ी सी इसकी यही डिटेल्स आपको इसकी जो डाटा शीट है उसके अंदर भी आपको दिखाते हैं, ताकि थोड़ी सी आपको जहन नशीनी हो जाए। तो मामूली सी एडिशन करते हैं कि फाई कैप कैपेसिटर से कहलाते हैं, या फिल्म कैपेसिटर भी कहलाते हैं। और फिल्म कैपेसिटर इसलिए कहलाते हैं कि जो डाई इलेक्ट्रिक इनमें यूज़ किया गया है वो पॉलीप्रोपेलीन की फिल्म इस्तेमाल की है। ठीक है। तो इसमें जो मटेरियल डाई इलेक्ट्रिक का है वो पॉलीप्रोपेलीन की फिल्म की सूरत में है। इसके अलावा सिरेमिक डिस्चार्जिंग मॉड्यूल है, वो भी आपको दिखाएंगे, और 3 फेज डेल्टा कनेक्शन इसके अंदर के 3 कैपेसिटर्स का है, जैसे कि हमने आपको बताया था। तो मज़ीद पैरामीटर्स में आते हैं, तो कैपेसिटर्स हम आपको बता चुके हैं। टॉलरेंस के अंदर ये देखिए आप +10% है, और -5 ये UF होंगे। अमूमन इसको -5% इसको कंसीडर करेंगे, इन्होंने परसेंट का सिंबल लगाया नहीं है। डेल्टा कनेक्शन है, 400 वोल्ट के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम नॉर्मल नॉमिनल, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 440 वोल्ट तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 8 घंटे के लिए।
तो लिहाजा आपने इसको 400 वोल्ट से ऊपर यूज़ नहीं करना है। अगर किसी वजह से खुदा न खास्ता कभी कभार 440 वोल्ट आ जाएँ तो फिर भी ये काम करेगा। उसके बाद दूसरी ख़ास बात यह है कि 400 वोल्ट के ऊपर ये 25 kVR था, तो 25 kVR के ऊपर ये 36.1 एम्पेयर करंट लेगा। तो लिहाजा कभी आपने इसको चेक करना है पावर फैक्टर कैपेसिटर को, तो इसके दो ही तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इसका करंट चेक करें तीनों फेजेस का। तो तीनों फेजेस का करंट चेक करना है तो विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज चेक करना है। अगर 400 वोल्ट आ रहे हैं इस वक्त ऑपरेशन के अंदर, तो इसके जो वोल्टेज होंगे वो करंट जो होगा वो 36.1 एम्पेयर होगा। इसी तरीके से अगर इसके अंदर वोल्टेज में वेरिएशन होगी तो करंट में भी वेरिएशन होगी अकॉर्डिंगली। तो ये एक छोटी सी बुकलेट है जो कि इस कैपेसिटर के साथ आई है। इन्होंने यहाँ पर जो है KVR के रेटिंग्स लिखे हैं जो कि 400 वोल्ट के ऊपर KVR से इन्होंने ये बताए हैं। जैसे कि ये हमारा 25 KVR का था तो इसके जो नॉमिनल करंट है वो 36 एम्पेयर यहाँ लिखे हुए हैं जो कि 36.1 थे, 36 एम्पेयर। उसके बाद आपने इसकी प्रोटेक्शन के लिए अगर फ्यूजेस जो लगाने हैं वो आपने लगाने हैं 63 एम्पेयर के, और जो केबल का जो साइज़ है जो आपने इसको जो टर्मिनल्स पे लगाने हैं वो 16 mm के फ्लेक्सिबल केबल्स आपने यूज़ करनी है। इसी तरीके से 5, 6.3, 7.5, 15 KVR, 25 KVR, 30, 40, 50 KVR, तो इनके भी ये नॉमिनल करंट, फ्यूज़ की रेटिंग्स और क्रॉस सेक्शन जो उसकी जो केबल्स आपने इसमें यूज़ करनी है उनका साइज़ ये है। इसके बाद थोड़ी सेफ्टी की बात करते हैं। तो सेफ्टी में ये है कि जब भी आपने इस कैपेसिटर को हैंडल करना है, इसको चेक करना है, इसको हाथ लगाना है, तो सबसे पहले आपने इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना है। इसके अंदर हाई वोल्टेजेस रह सकते हैं और साल तक रह सकते हैं। तो आप कभी मत ये सोचिएगा कि काफ़ी दिनों से ये पड़ा हुआ है इसमें वोल्टेजेस नहीं होंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने इसको पहले डिस्चार्ज करना है ताकि आपको शॉक ना लग सके। इसके अलावा एक दो बातें और हैं वो आपको बता देते हैं कि इन कैपेसिटर्स को जो है ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए आपने इससे पहले पावर देने के दौरान आपने इसको सर्किट ब्रेकर से और फ्यूजेस से प्रोटेक्ट करना है, या थर्मल ओवर वोल्टेज से, ओवर करंट से। उसके बाद जब भी ये कैपेसिटर्स आपने जब लगाने हैं तो आपने इस तरीके से लगाने हैं कि 3 मिनट के अंदर अंदर कम से कम ये 75 वोल्ट तक डिस्चार्ज हो जाए, यानी कि इसके अंदर जो वोल्टेजेस हैं वो 75 वोल्ट से ज़्यादा जितने भी वोल्ट हैं वो सारे के सारे डिस्चार्ज हो जाएं किसी भी रजिस्टर के थ्रू। नेक्स्ट है पावर फैक्टर कैपेसिटर्स को लगाने की पोजीशन। यहाँ से हमारी जो मेन पावर आ रही होती है जो कि हमारे लोड को चला रही होती है, यानी कि अगर हम स्पेसिफिकली बोलें इंडक्टिव लोड या हमारी जो मोटर्स हैं ये हमारा लोड होती हैं, तो आपने लोड से पहले जो है कैपेसिटर्स को आपने लगाना है। पावर फैक्टर क्रशिंग कैपेसिटर्स को आपने लोड से पहले लगाना है, ये बात याद रखिए। और इसके अलावा एक बात और है कि अगर आपने इसके अंदर सॉफ्ट स्टार्टर लगाया हुआ है या VFD लगाई हुई है तो आपने ये पावर फैक्टर कैपेसिटर जो है वो VFD या सॉफ्ट स्टार्टर से पहले लगाना है, उसके बाद नहीं लगाना। अगर आपने ये उसके बाद लगाए तो आपकी मोटर को या सॉफ्ट स्टार्टर या VFD को नुकसान हो सकता है। ये एक अलग बात है कि अगर VFD आपने लगाई हुई है तो पावर फैक्टर कैपेसिटर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लगाने भी हों किसी भी वजह से, छोटे मोटे दूसरे लोड्स हों, तो आपने VFD से पहले लगाने हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ द VFDs एट्सेट्रा। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस कैपेसिटर के अंदर 3 अदद 166 UF के कैपेसिटर्स लगे हुए हैं जो कि डेल्टा कनेक्शन के अंदर हैं। तो डेल्टा कनेक्शन इसके अंदर इस तरीके से हैं, यानी कि हमारे जो 3 टर्मिनल ये आउटपुट के हैं टॉप पे, उसके बाद जो हैं 3 कैपेसिटर C1, C2, C3 इस तरीके से ये आपस में लगे हुए हैं और इन्होंने एक डेल्टा फॉर्मेट यहाँ पर बनाया हुआ है। और ये तीनों कैपेसिटर 166 UF, 166 UF, 166 UF के हैं। तो ये इसकी डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें जिस तरीके से इसके अंदर कैपेसिटर हमारे लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा पावर फैक्टर कैपेसिटर है लेट्स से 400 वोल्ट के ऊपर 25 kVR का है, और 25 kVR जो है ये इसकी पावर है, रिएक्टिव पावर, यानी कि कोई भी मोटर इंडक्टिव लोड जो है वो पावर रिजेक्ट करती है, वापस करती है, ज़ाया करती है, इस्तेमाल नहीं करती। तो 25 kVR अगर वो रिजेक्ट करती है, इस्तेमाल नहीं करती, तो ये कैपेसिटर अगर हम लाइन में इन करेंगे तो ये उस 25 kVR को कंपनसेट करेगा, कैंसिल करेगा और उस 25 kVR की हमारी पावर को सेव करेगा। तो हमने 25 kVR को कन्वर्ट करना है 166 UF के अंदर।
अब ये इन्होंने ये लिखा हुआ है, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि 25 kVAR को किस तरीके से 166 UF के ऊपर कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट हो सकता है, कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो 25 kVAR हैं चूँकि 400 वोल्ट के ऊपर हैं, तो अगर आप 380 पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो 22.5 यानी कि 22.56 kVAR पे इस्तेमाल होगा। तो लिहाजा हमने जो कैलकुलेशन आपके लिए करके रखी हुई है वो 25 kVAR की रखी हुई है 400 वोल्ट के ऊपर, और रिज़ल्ट हमारा 166 UF आएगा। कैसे आएगा वो भी हम आपको बताते हैं। तो व्यूअर्स, kVAR को फेराड में या कैपेसिटेंस के अंदर कन्वर्ट करने का जो फार्मूला है वो ये है। आप इस फार्मूले के ज़रिए kVAR अगर मालूम हो तो आप कैपेसिटेंस मालूम कर सकते हैं, और अगर कैपेसिटेंस मालूम हो तो kVAR मालूम कर सकते हैं। सिर्फ क्या है कि आपको इनको जो kVAR इधर लेके आने पड़ेंगे, कैपेसिटेंस को इधर लेके आना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल हम कैपेसिटेंस मालूम करेंगे, हमें kVAR मालूम है और इसके अलावा वोल्टेज मालूम है। इसके अलावा ये देखिए F जो है ये फ्रिक्वेंसी है, पाई जो है आपको पता ही है 22/7 या 3.143 होता है। तो ये फार्मूला है, इसके ज़रिए हम कैपेसिटेंस जो है फेराड में मालूम करेंगे। और हमारा जो कैपेसिटर है उसमें 3 कैपेसिटर लगे हुए 166 UF के, kVAR हमारे 25 हैं। तो kVAR चूँकि किलो वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव, यानी कि VA का मतलब है पावर, वोल्ट इंटू एम्पेयर, K फॉर किलो, किलो इज़ 1000। तो kVAR को VAR में कन्वर्ट करते हैं तो 25,000 VAR आ जाएगा। पाई जो है 22/7 इज इक्वल टू 3.143 है। इसके अलावा फ्रिक्वेंसी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं 50 हर्ट्ज़ है, और वोल्टेज जो है हमने 400 के ऊपर 25 kVAR है, तो इसलिए हमने वोल्टेज 400 लिखे हैं। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इस फार्मूले के अंदर अगर हम पुट करेंगे, पुट करने के बाद उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यूज़ आएंगी वो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये हमने जो है ये वैल्यूज़ इसके अंदर डाल ली हैं। kVAR 25,000 टू 3.143, 25 फ्रिक्वेंसी और 400 इंटू 400 जो कि वोल्टेज स्क्वायर था, इसको हमने 400 इंटू 400 कर लिया है। उसके बाद अगर सिंप्लीफाई किया हमने नीचे को तो ये आ गया 50,000 50 टू 88,000, और उसके बाद जब इनको कर लिया तो हमारे ये वैल्यू आ गई फेराड में। इसको हमने kVAR को इस पर डिवाइड किया तो ये आ गया फेराड में। फेराड से अगर हमने मिली फेराड बनाया तो पॉइंट को हम 3 डिजिट राइट पे ले गए, और उसके बाद मज़ीद अगर हमने बनाया क्या कहते हैं उसको, मिली फेराड से माइक्रो फेराड में बनाया तो 3 डिजिट और उधर लेके चले गए, तो हमारे 497.136 माइक्रो फेराड जब वो टोटल कैपेसिटेंस बन गई। यानी कि ये जो कैपेसिटर है जो कि 3 फेज़ कैपेसिटर है, इसके अंदर 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, और जो टोटल जो कैपेसिटेंस ये दे रहा है वो दे रहा है 497.136, ठीक है, ओके। अगर हमने एक कैपेसिटर देखना है कि एक कैपेसिटर जो है वो किस वैल्यू का है, तो इस टोटल कैपेसिटेंस को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 165.712, दैट इज़ ऑलमोस्ट 166 UF, ठीक है। 497 को हम डिवाइड करेंगे 3 पे, क्योंकि 3 कैपेसिटर हैं, टोटल कैपेसिटर जो इसमें जो कैपेसिटर लगे हुए 3 है, तो हमारा 165.712 UF पर कैपेसिटर आ गया, जो कि हमारी ये एक्चुअल उसके ऊपर कैपेसिटर पे लिखी हुई है, ओके। इस तरीके से हम जो है वो kVAR को UF के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि चेक करके बताते हैं कि हमारे 166 वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। और हम आपको पहले बता देते हैं कि आप इसे डायरेक्टली चेक करेंगे तो 166 UF वैल्यू नहीं आएगी, कुछ और आएगी। तो हम पहले आपको चेक करके बताते हैं, उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि ये वैल्यू क्यों नहीं आती और दूसरी वैल्यू क्यों आती है और किस वजह से आती है। चलिए व्यूअर्स, हमने अपने कैपेसिटर को रख लिया है, साथ में अपने मीटर को कैपेसिटेंस के ऊपर रख लिया है। अब हम इसकी कैपेसिटेंस जो है वो चेक करते हैं। पहले इन 2 फेजेस के ऊपर चेक करते हैं। तो ये आ गई हमारी 257.8 UF। मैं UF थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 257.8 UF, ठीक है। 166 UF नहीं आई है। उसके बाद मैं दूसरे फेज़ पे लगाता हूँ, यहाँ से मैं शिफ्ट करके दूसरे पे लगाता हूँ, तो वहाँ पर भी ये
257 UFI है, और पहले पे और तीसरे पे लगाता हूँ तो ये हमारी 257.7 UFI है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आके कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि जब हमारे 3 कैपेसिटर इसके अंदर डेल्टा की सूरत में लगे हुए हैं तो हमारी ये वैल्यू 257 क्यों आ रही है, 166 UF क्यों नहीं आ रहे। तो हम आपको ये समझाते हैं कि ये क्यों 257 UF आ रहे हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए, ये हमारे डायग्राम है इंटरनल कैपेसिटर्स की कि किस तरीके से वो कनेक्टेड हैं। ये हमारे 3 टर्मिनल है आउटपुट पे जहाँ पर हम चेक कर रहे थे, और ये तीनों कैपेसिटर जो हैं वो 166 UF के लगे हुए हैं। अब होता क्या है, होता ये है कि जब हम L1 और L2 के ऊपर जब कैपेसिटेंस चेक करते हैं, इस कैपेसिटर की वैल्यू चेक करते हैं, तो हम ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि हम इसे एक कैपेसिटर को चेक कर रहे हैं और हमारी वैल्यू 166 UF आनी चाहिए। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो हमारी जो मीटर की लीड से जो पावर आ रही है वो यहाँ से होके C2 से होके C3 से होके फिर दोबारा L2 पे जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ पर चेक करेंगे तो हमारे इस कैपेसिटर की वैल्यू आएगी, और उसके बाद ये जो 2 कैपेसिटर हैं, ये 2 कैपेसिटर सीरीज़ में आ जाएंगे। ठीक है, ये 2 कैपेसिटर सीरीज़ में आ जाएंगे, और सीरीज़ में आने की वजह से 166 की वैल्यू इन 2 की हाफ हो जाएगी। ठीक है, ये जो सीरीज आ जाएगी तो ये एक कैपेसिटर बन जाएगा जो कि हाफ वैल्यू का होगा। उसके बाद ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर 2 मिलके आपस में पैरेलल में आ जाएंगे, और पैरेलल में आने से ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो उसके बाद हमें टोटल वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। अब आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। ये देखिए, जब हमने मीटर की लीड यहाँ पर लगाई तो 166 UF तो आपको यहाँ से मिल गए, 166 और 166 ये 2 जब सीरीज़ में लगेंगे तो इनकी जो कैपेसिटेंस है वो आधी हो जाएगी, और आधी करने के लिए हमने 166/2 किया 83, यानी कि 83 UF आपको यहाँ से मिलेंगे। आपकी लीड यहाँ पर आएगी, एक करंट का पाथ ये होगा, एक करंट का पाथ ये होगा, तो 166 UF ये और 83 UF यहाँ से। और जब ये एक कैपेसिटर ये है और फिर ये इनकी जो है एक कैपेसिटर ये हो गया, इसकी वैल्यू 166 और इस दोनों की वैल्यू सीरीज़ में होने की वजह से 83 UF, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में होने की वजह से ऐड होंगी। दैट इज़ 166 + 83 = 249। तो लिहाजा जब यहाँ से आप चेक करेंगे तो आपको 249 UF मिलेंगे या मिलने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से जब आप L2 और L3 पे चेक करेंगे तो आपका एक 166 का ये आ जाएगा, और दूसरा आपका ये 2 कैपेसिटर जो हैं सीरीज़ में आएंगे जो कि 83 UF देंगे, और 83 UF इनके और 166 इसके, तो आपको 249 UF मिलेंगे। जब आप इनको चेक करेंगे तो यहाँ से आपका ये डायरेक्टली 166 ये देगा, उसके बाद यहाँ से पावर आके यहाँ पर जाएगी, यहाँ से आएगी, ये दोनों सीरीज़ में होंगे, सीरीज़ में आने की वजह से 83 UF और 166 UF विच इज़ 249 UF। तो इस तरीके से आप जब भी यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको 166 जो भी इसके कैपेसिटर के ऊपर लिखा हुआ है वो UF नहीं मिलेंगे, बल्कि जो बाकी दो कैपेसिटर डेल्टा में कनेक्टेड है उनकी भी आधी वैल्यू उसमें ऐड होके प्लस होके आपको मिलेगी। तो ये एक काफ़ी कन्फ्यूजन होती है एक आम बंदे के लिए कि अभी लिखा हुआ तो है कि इसमें 3 कैपेसिटर लगे हुए 166 के और ये वैल्यू आ रही है 249। तो हमने जब चेक किया था आ रही थी 257। तो 257 इसलिए आ रही थी कि 249 उसके अंदर -5% और +5% +10%, ये अगर आप ऐड करेंगे तो इस कैपेसिटर की जो रेंज है वैल्यूज़ की वो बनेगी 236.55 UF से लेके 273.9 UF तक। तो अगर आपका कैपेसिटर की जो वैल्यू आप चेक कर रहे हैं वो 236.55 से लेके 273.9 के दरमियान में है, तो इसका मतलब है आपका कैपेसिटर ठीक है। तो व्यूअर्स, ये था स्पेशल वो चेक करने का तरीका मल्टीमीटर के ज़रिए कैपेसिटेंस रेंज के ऊपर रख के कि आप किस तरीके से इसको चेक करेंगे और उनकी वैल्यूज़ कौन सी सही है और कितनी होनी चाहिए, तो उसका तरीका ये था। अब हम आपको जाते जाते थोड़ा सा इसका कैपेसिटर का जो डिस्चार्जिंग मॉड्यूल है वो भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि वो भी एक अहम चीज़ है। तो व्यूअर्स, इस कैपेसिटर की टॉप पे अगर आप देखेंगे, पहली बात तो ये है कि इसके अंदर इधर भी आपको जो है वो होल्स नज़र आ रहे हैं जहाँ पर आप उनमें वायर्स कनेक्ट कर सकते हैं, और इस साइड के ऊपर भी ये होल्स हैं, कनेक्टर्स हैं, यहाँ पे अपने वायर्स कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसलिए होता है कि ये इसके सेंटर में अगर आप देखेंगे एक अदद ये एक सिरेमिक मॉड्यूल लगा हुआ है,
ठीक है। ये सिरेमिक मॉड्यूल है, एप्कॉस का ही है। ये एक रजिस्टर मॉड्यूल है, ठीक है। ये इसका डिस्चार्जिंग रजिस्टर मॉड्यूल है। इसको यहाँ से पकड़ के आप बाहर खींचेंगे तो ये निकल आएगा, ठीक है। ये देखिए ये मॉड्यूल निकल आया है। और इसमें अगर आप मैं थोड़ा सा डिसअसेंबल करके दिखाऊं इसको, तो मैंने इसको तो लूज़ किया हुआ है, इसको हम यहाँ करके निकालेंगे। ये देखिए इसका ये कैप्स निकल के आ गए हैं, ठीक है। और इसमें से हम इसको भी टर्मिनल्स को भी निकाल सकते हैं, तो आपको इसकी डिसअसेंबलिंग भी पता चल जाएगी, ठीक है। ये देखिए तो ये कैपेसिटर के इसमें टर्मिनल्स आपको सामने नज़र आ गए, ठीक है। ये टर्मिनल नज़र आ गए, इसके नीचे 3 कैपेसिटर्स अंदर हैं। तो हम बात कर रहे थे डिस्चार्जिंग रजिस्टर की, सिरेमिक डिस्चार्जिंग मॉड्यूल। तो ये इसका जो है नंबर है, ऑर्डरिंग कोड है, ये इसका पार्ट नंबर है, ठीक है। इसकी बैक साइड से देख लीजिए, ये भी है। लेकिन इसमें कहीं से भी कन्फ्यूजन नहीं होना आपने। इसको अब ये मत समझिएगा कि ये 227R यानी कि 227 ओम की है। बहरहाल इसको हम चेक करते हैं और चेक करके आपको बताते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं और अपना मीटर यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। इसको हम रखते हैं ओम के ऊपर, ओम पे रख के और हम इसको चेक करते हैं कि इनकी रेजिस्टेंस क्या है। इसको हम अंदर इसको डाल लेते हैं, थोड़ा सा आसानी से चेक हो जाएगा। ये देखिए ये है 120.09 किलो ओम, ठीक है। इसी तरीके से हम इन दो में चेक कर सकते हैं। तो ये है 121.67 या 7। और अगर इसको तीसरे वाले को चेक करेंगे तो ये भी 120.19। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, कि इसमें आप ये समझें कि यहाँ से यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ से यहाँ पे लगा हुआ है। नो, यहाँ से यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ पर भी है। तो ये सिरेमिक मॉड्यूल इसलिए है कि हाई टेम्परेचर्स के ऊपर ये सेफली काम करता है, फटता नहीं है। तो ये इसका 120 किलो ओम का डिस्चार्जिंग रजिस्टर पैक है या रजिस्टर मॉड्यूल है। जब भी इसके अंदर हमारे कैपेसिटर के अंदर जब वोल्टेज आएंगे, करंट आएगा, तो ये चार्ज होगा। और जब ये ऑफ हो जाएगा, वोल्टेज रिमूव हो जाएंगे, तो फिर हमारा जो करंट, जो वोल्टेज इसके अंदर स्टोर्ड हैं, वो इन रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होकर और आपके लिए इसको सेफ बनाएंगे। तो व्यूअर्स, आज का ये लेक्चर था पावर फैक्टर कैपेसिटर्स के इंट्रोडक्शन के हवाले से और इसकी कैलकुलेशंस के हवाले से। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा, नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।